आज एक बेहद खास मेहमान से हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। यूटीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज़ अजय त्यागी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि बाय प्रोफेशन सीएफए हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और आपने मास्टर्स की डिग्री फाइनेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है। साल 2000 से, यानी कि लगभग 23 साल से आप यूटीआई के साथ में हैं, और आपने इक्विटी रिसर्च, ऑफशोर फंड्स, डोमेस्टिक फंड्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस से रिलेटेड और सारे के सारे आपने काम संभाले हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड में, और अब हेड ऑफ इक्विटी के तौर पर। त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले नतीजों के सीजन के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। ये रिजल्ट सीजन कैसा अब तक आपको दिख रहा है? आपकी उम्मीदों के मुताबिक नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के ऑन द लार्ज, या फिर थोड़े कमज़ोर हैं, बहुत बढ़िया है, और आगे इनसे कंपनियों की कमाई को लेकर किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं? जी। अनिल जी, जितने भी रिजल्ट अब तक आए हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, उनमें हमने एक ही चीज़ नोटिस करी है, वो ये है कि मार्जिन प्रेशर जो है, वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है। जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली कमज़ोर पड़े हैं, उसी डायरेक्शन में मार्जिन प्रेशर भी इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए कम हुआ है, और अनुमान यही है कि आने वाले 6 महीने में और आने वाले साल में जो मार्जिन्स हैं, वो कॉर्पोरेट जगत की यहाँ से बढ़ेंगी। 2023 में अगर सबसे ज़्यादा झटका या फिर सबसे ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज़ देखने को मिला था, तो वो मार्जिन्स पे ही था, और वही चीज़ अब रिवर्स होके 2024 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमें लगता है कहीं न कहीं बेहतर होगी। तो एक तरह से आश्वस्त हैं हम इस वक़्त कि जो प्राइसिंग प्रेशर था, जो मार्जिन प्रेशर था, वो टेम्परेरी था। स्ट्रक्चरली कॉर्पोरेट जगत की मार्जिन्स वापस से मजबूत रहेंगी। चलिए जी। तो नतीजों के लिहाज से मार्जिन्स बेहतर होते हुए दिख रही, और ये आपको आगे के लिए संकेत भी बढ़िया दे रहे हैं। अब सर, एक बार पहले भारतीय बाजारों पर राय लूँ उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। थोड़ा 2-3 हफ्तों से सुस्ती का माहौल भी है, और शायद कुछ बड़े ट्रिगर की तलाश में होंगे। कैसे देख रहे हैं आप अमेरिका के बाजारों को, और उसका क्या असर हम पर पड़ेगा? जी। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पे जितनी भी बाज़ारें हैं, इनमें कमज़ोरी पिछले 12 से 18 महीने में आने का कारण क्या था? वो था एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि 3 या 4 दशक हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो सारे बाज़ारों ने देखा, सारी इकोनॉमीज़ ने देखा। चाहे वो यूएस रहे हों, चाहे वो यूरोप रहे हों। मिसाल के तौर पे इनका इन्फ्लेशन की दरें 2% के आस-पास रहती हैं, और ये इन्फ्लेशन बढ़ के 8-9% तक पहुँच गया था, और उस इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और बढ़ा के वो इस दर पे ले गए जो हमने पिछले कम से कम 2 से 3 दशकों में नहीं देखे। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा बाज़ारों पे रहता है। इक्विटी मार्केट पे तो खासकर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता ही है। पिछले मैं कह सकता हूँ 2-3 महीनों में, हाल-फिलहाल में हमने देखा है कि ये इन्फ्लेशन की दरें नीचे आनी शुरू हुई हैं, जिसके चलते ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो हैं, थोड़े से ज़्यादा अब आश्वस्त हुए हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती जा रही है। आपने देखा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक पॉज़ लिया, और वो पॉज़ इसीलिए लिया क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी भरोसा है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी यही अनुमान है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। हालाँकि अभी भी वो 5.5% से 6% है, 2% तक आने में कुछ समय और लगेगा, लेकिन डायरेक्शनली सही है। मुझे लगता है जो थोड़ी-सी स्थिरता बाज़ारों में आई है ग्लोबली, वो इसी के चलते आई है कि इन्फ्लेशन यहाँ से नीचे आएगा, उसके चलते इंटरेस्ट रेट्स भी कहीं न कहीं पीक हो चुके हैं, और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आने शुरू होंगे। अब वो कब नीचे आएँगे, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डायरेक्शनली इंटरेस्ट रेट्स भी पीक होने के बाद नीचे आएँगे। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स इन जनरल। विद इन इक्विटी मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स जिनको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी होती हैं। दिस इवेंट विल बी पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट्स आल्सो। तो कहीं न कहीं मेरा ये भरोसा है कि जो विदेशी निवेशक पैसा निकाल के हिंदुस्तान से बाहर लेके गए थे, इनफैक्ट सारे इमर्जिंग मार्केट से पैसा पिछले 18 महीने में बाहर निकाल के लेके गए थे, वो पैसा कहीं न कहीं वापस आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में स्थिरता आ रही है, और इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे आने शुरू होंगे। हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 4 महीने बाद। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर मैं कह सकता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की है। स्थिरता एक अच्छी चीज़ है। आपने बोला कि कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है, मैं उसको एक पॉज़िटिव के रूप में ले रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस स्टेबिलिटी कुड बी अ पॉज़िटिव स्टेप। जी। बिल्कुल ठीक बात है सर। और वो पैसे आने का सिलसिला थोड़ा अप्रैल से शुरुआत हो भी रहा है, जैसा आप कह रहे हैं।
दिखना शुरू हुआ है, जैसे ब्याज दरें स्टेबल हुई है हमारे यहाँ भी और बाहर भी। अच्छा सर बताएं, अब भारतीय बाजारों पर व्यू क्या है? हम लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक हैं, बैंक निफ्टी तो एज गुड एज लाइफ टाइम हाई पर ही है। यहाँ से क्या आगे की राह क्या है सर? देखिए अनिल जी, इस सवाल का जवाब मैं 2 भाग में देना चाहूँगा। जी मुझे जी लगता है बहुत सारे आपके दर्शक ये भी मालूम करना चाहते हैं कि अगले 6 और 12 महीने में क्या होगा? जी। और कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको रुचि होगी कि भई अगले 3 से 5 साल में क्या होने वाला है? 3 से 5 साल की ज जहाँ तक हम बात करें, मैं कहूँगा जो पिछले 5 सालों में हुआ है या पिछले 10 सालों में हुआ है, उसी गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी रेंज में आगे बढ़ रही है और कहीं न कहीं जो स्टॉक मार्केट है, उसको रिफ्लेक्ट करेगी और ब्रॉड डायरेक्शन जो मार्केट की रहेगी, वो वही रहेगी जो पिछले 1 दशक में रही है। अब बात कर लेते हैं अगले 6 से 12 महीने। यहाँ पे मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन का दौर जारी रहेगा। आपने कहा कि हम लाइफ टाइम हाई पे हैं। अगर आप देखें सितंबर 2021 से हम 2-3 बार लाइफ टाइम हाई पे आए हैं, फिर उसके बाद वापस नीचे थोड़ा खिसकते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी जो वैल्यूएशन है, वो कहीं न कहीं हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन से अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बाज़ार थोड़े से महँगे दिखाई देते हैं इस वक़्त और इसी चलते ये कंसोलिडेशन का दौर मुझे लगता है और 6 महीने तक रह सकता है, 12 महीने भी रह सकता है। इसमें अच्छी बात ये है कि क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ आती जा रही है, तो जैसे-जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, उसके चलते प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल अपने आप सस्ता होता चला जाएगा और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया, ग्लोबल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव हो रहा है, फेवरेबल हो रहा है टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स। तो हो सकता है अनदर 3 टू 6 मंथ्स या 3 टू 9 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन और उसके बाद हो सकता है बाजार आगे बढ़े। जी। ठीक बात है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों का। अब सर ये बताएं, क्या पसंद है भारतीय बाजारों में, कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ थोड़ा दूर रहे या सावधान रहे? देखिए, इसमें भी हमारी राय काफ़ी स्पष्ट है। हमें ऐसा लगता है कि जो सब क्षेत्र हिंदुस्तान के घरेलू कंज़म्पशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा एक जिसे बोलते हैं पॉज़िटिव व्यू रहना चाहिए। क्योंकि आखिर में अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें तो करीबन 70% जो है, वो डोमेस्टिक कंज़म्पशन से लिंक्ड है। और एक्सपोर्ट्स हमारी कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ना पहले रहे और फिलहाल हालाँकि मेक इन इंडिया के प्रयास किए जा रहे हैं बट दे आर नॉट इनफ टू मूव द नीडल। अगले 5 से 10 सालों में तो वो आंकड़े इतने बड़े नहीं हो पाएँगे कि हमारी जीडीपी को मूव कर सकें। सो फोकस कंजम्पशन पे रहना चाहिए। वैसे भी अगले 2-3 सालों के अंदर ग्लोबल ग्रोथ विल बी सॉफ्ट। जिस तरह से हमने 2021 और 2022 के पहले 6 महीने में ग्लोबल ग्रोथ देखी, उसके मुकाबले अगले 2 सालों में ग्लोबल ग्रोथ कमज़ोर रहने वाली है, जिसका मतलब है कि जो भी कोई सेक्टर्स हैं जो ग्लोबल ग्रोथ से लिंक्ड हैं, भले ही वो कमोडिटी क्षेत्र हो, एनर्जी क्षेत्र हो, ये सब सेक्टर्स में कमज़ोरी रह सकती है। पर डोमेस्टिक कंज़म्पशन एक एवरग्रीन थीम है। मुझे लगता है कि निवेशकों को हमेशा डोमेस्टिक कंज़म्पशन पे अपनी एक अच्छी पकड़ बनानी चाहिए और वहाँ पे ढूँढना चाहिए कि कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं जो इस डोमेस्टिक कंजम्पशन बूम का फ़ायदा उठाते हुए एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा रहे हैं। जी। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि आप बता भी रहे थे कि इनको लेकर आपकी राय बड़ी स्पष्ट है। मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। अ, वैसे मैं बहुत सारे फंड मैनेजर्स का इंटरव्यू करता हूँ, लेकिन आप वाकई में किसी भी मुद्दे पर आप बहुत ही बेबाक और स्पष्ट राय रखते हैं और एकदम साफ-साफ बताते हैं कि आपको क्या लगता है। इसलिए आप मेरा कॉम्प्लीमेंट और मेरी बधाई भी स्वीकार करें। सर धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद त्यागी साहब, आज आपने समय दिया और बाज़ार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।